हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग वैद्युत विभव और प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं वैद्युत विभव क्या है। तो यहाँ देखिए, हमने वैद्युत विभव का डेफिनेशन लिख दिया है और इस डेफिनेशन को पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसके एक एक पॉइंट को समझाते हैं। देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, एकांक मतलब होता है एक, और धनावेश का मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो एकांक मतलब एक कूलाम, मतलब कि एक कूलाम धनावेश। आप यहाँ तक समझेंगे। एकांक धनावेश का मतलब होता है कि एक कूलाम धनावेश को कहाँ से ले आना है? अनंत से, और अनंत से उठाकर कहाँ ले आना है? तो वैद्युत क्षेत्र में ले आना है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, कोई भी आवेश, ये धनावेश है या ऋणावेश है, उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई आवेश है, एक और इधर मान लीजिए कोई आवेश है। तो इन आवेशों का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि ये जो आवेश है, जब इन आवेशों को एक पास ले आते हैं, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, चाहे किसी भी तरह का आवेश हो, जब दो आवेशों को एक पास ले आते हैं तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। आपको समझना है कि यदि दो धनावेश प्लस और प्लस दोनों एक पास आए तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल काम करता है। मतलब कि समान अगर आवेश है तो वहाँ पर प्रतिकर्षण काम करेगा, दोनों अगर माइनस है तो वहाँ भी प्रतिकर्षण काम करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर हटाएंगे। लेकिन एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए तो यहाँ पर काम करेगा आकर्षण। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब दो आवेशों को, अब दोनों में प्लस माइनस हो सकता है, दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है, तो जब दोनों आवेशों को हम एक दूसरे के करीब ले आते हैं तो वहाँ पर एक प्रकार का बल काम करता है, और वह बल प्रतिकर्षण या आकर्षण दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो जब दो आवेशों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो उनके बीच एक प्रकार का बल काम करता है, लेकिन इस बल का एक रेंज है कि कहाँ से ये काम करना शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि दो आवेश को बहुत दूर रख देंगे तो वो बल काम करना चालू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है Q, और यहाँ पर एक, मान लीजिए कि ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, इसको नज़दीक ले आ रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा, देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर आकर्षण बल काम करेगा। अब ये मान लीजिए कि बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो आकर्षण बल काम नहीं करेगा। इसको जब नज़दीक ले आएंगे तब एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। देखिए, दूर था तभी आकर्षण बल काम तो करेगा, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होगा, बहुत कम होगा कि उसका अनुभव हम लोग नहीं कर पाएंगे। और जब इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे तो उसी को कहा जाता है कि वो बल काम नहीं कर रहा है, लेकिन वास्तव में बल काम करता है, लेकिन इतना कम होता है कि उसका अनुभव नहीं हो पाता है। तो जब आप इसको उठाकर नज़दीक ले आते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि अब ये दोनों जो आवेश हैं अपने ऊपर आकर्षण बल का अनुभव करने लगते हैं। तो मान लीजिए कि इस आवेश को उठा के आपने यहाँ ले आकर रख दिया माइनस Q को, तो यहाँ पर यह आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। तो इसको आप सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के एक अगर सर्किल खींच देंगे तो एक एरिया बन गया, एक क्षेत्र बन गया। अब इस आवेश को कहीं भी उठा के इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए, या इसके अंदर कहीं भी रख दीजिए, यह आकर्षण बल का अनुभव करेगा। लेकिन इस आवेश को अगर इस क्षेत्र से बाहर रख देंगे इधर, तो आकर्षण बल लगेगा लेकिन ये अनुभव नहीं करेगा। तो हम लोग कहते हैं कि आकर्षण बल लगता ही नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो अनुभव नहीं करता, आकर्षण बल काम करता है। तो ये थोड़ा हाई लेवल का फिजिक्स है, जब को इंटरमीडिएट में मिलेगा तो 10th तक आप यही समझेंगे कि इस क्षेत्र से बाहर गया तो बल नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि इस आवेश के चारों ओर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि उस क्षेत्र में यदि आप दूसरे आवेश को लेकर आएंगे तो इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये भी मान लीजिए प्लस होता, ये भी प्लस है, तब तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन इस प्रकार दिया जाता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि ये थाना है, थाना,
तो थाना के चारों ओर उस थाने को एरिया दिया गया रहता है कि आपको इतने एरिया तक ही देखना है, बाहर वाले को नहीं देखना है। तो उस थाने का एरिया होता है। अब इसका प्रभाव कहाँ तक है? यहाँ तक इसका प्रभाव है, यहाँ तक इसका प्रभाव है। इसके बाहर अगर यहाँ पर कोई है तो इस थाने का यहाँ पर अधिकार नहीं है, क्योंकि इसका रेंज इतना ही दिया गया है। ठीक उसी प्रकार अगर ये आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो आप समझ गए वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो अब इसी वैद्युत क्षेत्र में हमको आवेश को लेकर आना है। मान लीजिए कि ये आवेश है और इसके चारों ओर का ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। और एक यहाँ पर धन आवेश है Q, जो कि एकांक है। एकांक मतलब कितना है? 1 कूलाम है। तो 1 कूलाम का धन आवेश कहाँ पर है? अनंत पर है। 1 कूलाम का धन आवेश कहाँ पर है? अनंत पर है। और ये एक वैद्युत क्षेत्र है। आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो है। अब 1 कूलाम के आवेश को उठा के कहाँ ले आना है? इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में। ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए कि ये बिंदु A है और यहाँ से आप उठा के इस 1 कूलाम के आवेश को इस बिंदु तक लेके आए। तो बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मान लीजिए कि W कार्य हुआ। तो जो किया गया कार्य है वही कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। कहाँ पर? इस बिंदु पर। इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए कि 1 कूलाम धनावेश को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने में जो किया गया कार्य है, इस कार्य को हम बोलते हैं वैद्युत विभव या विद्युत विभव। दोनों में से किसी को भी कहा जा सकता है। वैद्युत विभव कहिए या विद्युत विभव कहिए, दोनों बातें कहिए। अब यहाँ पर अगर इसका देखिए कि इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो जो वैद्युत विभव है इसको हम दिखाते हैं किससे? V से। वैद्युत विभव किसे दिखाते हैं? V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाया जाता है। और थोड़ा इसका फार्मूले को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेफिनेशन में तो दिया गया है कि Q कूलाम आवेश है, 1 कूलाम आवेश है। डेफिनेशन में कितना दिया जा रहा है? 1 कूलाम आवेश है। लेकिन मान लीजिए कि हमको 1 कूलाम आवेश नहीं पता है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास 10 कूलाम आवेश है और 10 कूलाम आवेश को आप उठा के ले आ रहे हैं और आपको कार्य कितना करना पड़ रहा है? मान लीजिए कि 50 जूल। 10 कूलाम आवेश को अनंत से उठा कर ले आ दिए बिंदु A पर और कितना कार्य करना पड़ा? 50 जूल। अब यहाँ से कोई पूछे कि बिंदु A पर विभव बताइए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास एक ही कूलाम आवेश रहेगा। ये तो डेफिनेशन के तौर पर बताया गया कि 1 कूलाम होना चाहिए। लेकिन अगर 1 कूलाम के बजाय 10 कूलाम है और 10 कूलाम को उठा कर ले आने में 50 जूल अगर कार्य करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में पूछ दे कि बिंदु A पर विभव बताइए, तो 10 कूलाम को उठा के ले आने में किया गया कार्य आपको पता है। तो 1 कूलाम को उठा के ले आने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो 10 को ले आने में 50 काम करना पड़ा है, कार्य करना पड़ा है। तो 1 को ले आने में हम क्या करेंगे? उस 10 से भाग कर देंगे। 10 × 5 = 50, मतलब कि हमको कितना जूल कार्य करना पड़ा? हमको 5 जूल कार्य करना पड़ा। जैसे 10 कलम का दाम अगर 50 रुपये है तो 1 कलम का दाम निकालने के लिए क्या करते हैं? 10 से भाग कर देते हैं, 5 रुपये आ जाता है। ठीक उसी प्रकार 10 कूलाम आवेश को उठा के ले आने में 50 जूल काम करना पड़ा है। तो 1 कूलाम के लिए कितना जूल काम करना पड़ेगा? 5 जूल। यही 5 इस बिंदु A पर क्या होगा? विभव होगा। तो यहाँ पर हम किए क्या है कि जो किया गया कार्य है उस कार्य में आवेश से भाग कर दिए हैं। मतलब कि किया गया जो कार्य है उस कार्य में आवेश से भाग कर दिए हैं। और यही W/Q है, ये क्या है? वैद्युत विभव है। वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव को हम दिखाते हैं किससे? V से है। तो V = फार्मूला बन जाता है W/Q। V = बन गया W/Q। तो बहुत सिंपल है कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले आने में जो किया गया कार्य है वही कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। अगर आप Q के बदले में 1 कूलाम एकांक धनावेश रख देंगे तो V = क्या हो जाएगा? W, मतलब जो किया गया कार्य है वही क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। तो बहुत सिंपल रहा। इसका अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होगा, देखिए W का मात्रक हो गया जूल और Q का मात्रक हो गया कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो वैद्युत विभव है, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और अगर हमको वैद्युत विभव कहीं मापना है
किसी वैद्युत प्रपथ में या किसी बिजली के उपकरण का वैद्युत विभव कितना है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो उसके लिए हम वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। मतलब कि वैद्युत विभव जिस उपकरण से मापा जाता है उसका नाम क्या है, वोल्टमीटर है। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा वैद्युत विभव। फार्मूला हो गया V = W/Q। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, अब इसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है, B है। एक बिंदु A और एक बिंदु B। तो यहाँ का विभव कुछ और होगा, यहाँ का विभव कुछ और होगा, क्योंकि अनंत से जब किसी आवेश को आप उठा के ले आते हैं तो A तक ले आए और A से कहाँ तक ले आ दिए, B तक। एक बार अनंत से यहाँ पर ले आए, एक बार अनंत से यहाँ तक ले आए, तो दोनों चूंकि अलग अलग पॉइंट पर है, इसलिए अनंत से जब हम A पर ले आए तो यहाँ पर कुछ अलग कार्य करना पड़ा होगा, और अनंत से जब यहाँ पर B पर हम आए तो यहाँ से कुछ अलग कार्य करना पड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु A पर विभव कुछ अलग होगा, बिंदु B पर विभव कुछ अलग होगा। तो अब अगर यहाँ पर देखें कि A और B, मान लीजिए कि A का विभव 50 है और B का विभव 60 है। अब कोई पूछे कि बिंदु A और B के बीच विभवांतर कितना है, तो विभवांतर बहुत सिंपल है, यहाँ पर 10 का विभवांतर है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है उसको हम बोलते हैं विभवांतर। या एक और तरीका है, कह सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, उस कार्य को बोलते हैं कि इसके बीच का वैद्युत विभवांतर। और वैद्युत विभव को हम दिखाते हैं V से, और चूंकि विभवांतर है कहाँ के बीच, A और B के बीच, तो इसको लिख देते हैं VAB। VAB का मतलब क्या है, V माने विभव, किसके बीच, A और B के बीच, इसी को बोलते हैं विभवांतर। तो विभव और विभवांतर दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है। डेफिनेशन दोनों का सेम है कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अब समझते हैं वैद्युत प्रतिरोध को, कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत प्रतिरोध बहुत आसान है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, कोई भी चालक है, जैसे मान लीजिए कि चालक तार है, और इस चालक तार में जब धारा बहेगा तो इस धारा का विरोध करने वाला कारण उस तार में मौजूद होता है। जैसे चालक तार है, इस चालक तार में क्या किए कि I धारा बह रहा है, तो इस तार में एक गुण पाया जाता है। तार मतलब क्या है, चालक है। तो इस तार में सेल्फ अपना गुण पाया जाता है कि क्या करता है, ये धारा का विरोध करता है, धारा को बहने से मना करता है, धारा का जो प्रवाह है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो किसी भी चालक तार में धारा प्रवाह के दौरान अगर उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसी बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बहुत सिंपल है। तो इसको प्रतिरोध को जैसे आप समझिए घर्षण बल। जैसे मान लीजिए कोई किसी भी सरफेस पर जब एक गति होता है ना, सरफेस पर जब गति होता है तो उस गति के दौरान उसमें घर्षण होता है। तो घर्षण क्या करता है, घर्षण उस गति का विरोध करता है, उल्टा विरोध करता है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल को आप फेंक देंगे, तो गेंद को जब फेंकेंगे तो गेंद लुढ़कते लास्ट में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उसको कौन रोक रहा है, उसको घर्षण रोक रहा है। जो जमीन जो है उस पर घर्षण बल लगा रहा है उल्टा दिशा में, और उसी को क्या कर रहा है, रोक रहा है। बहुत सिंपल है। जब आप बाइक चलाते होंगे तो बाइक अगर बहुत तेज़ी से चलाते होंगे तो देखते होंगे कि हवा जो है जो शरीर में काफ़ी तेज़ी से लगता है। तो हवा क्या कर रहा है, हवा रोक रहा है, हवा घर्षण बल लगा रहा है, वो हमारे गति का विरोध कर रहा है। तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, प्रतिरोध है। ठीक उसी प्रकार जब धारा बहता है किसी तार में तो उस तार में जो है कुछ बाधाएं होती हैं, कुछ अवरोध होता है। वह अवरोध क्या करता है, इस विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है, उसी को बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अब देखिए, धारा बह रहा है तो धारा को रोक कौन रहा है, उसको रोक रहा है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम दिखाते हैं R से। धारा जा रहा है तो धारा को रोक कौन रहा है, धारा को रोक कौन रहा है,
प्रतिरोध रुक रहा है लेकिन फिर भी धारा जा रहा है। इसका मतलब कि धारा के पास शक्ति है, कोई ना कोई ऐसा है जो धारा को धक्का दे रहा है। तो धारा को धक्का देने वाला कौन होता है? विभव, वोल्टेज। तो विभव क्या करता है? धारा को धक्का देता है, धारा को बहवाने में मदद करता है, धारा को प्रवाहित कराने में मदद करता है। विभव अगर नहीं रहे तो धारा नहीं बहेगा। तो विभव क्या करता है? धारा को प्रवाहित कराता है, लेकिन प्रतिरोध क्या करता है? धारा को रोकता है। तो ये मजबूत पड़ जाता है, धारा थोड़ा ये प्रतिरोध कमज़ोर पड़ जाता है, विभव मजबूत हो जाता है, इसलिए धारा को प्रवाहित होने देता है। लेकिन फिर भी प्रतिरोध क्या करता है? अपना काम करता ही रहता है। मतलब धारा के रुकावट को वो बनाना चाहता है, वो चाहता है कि धारा जो है क्या हो? रुक जाए, लेकिन विभव मजबूत है, इसको प्रवाहित करा देता है। तो यहाँ पर धारा आई बह रहा है, इसको कौन रोक रहा है? प्रतिरोध रोक रहा है, अब विभव इसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। तो यहाँ पर भी, आई और आर तीन चीज़ है। वोल्टेज मतलब कि यहाँ पर विभव हो गया, आई धारा हो गया, आर क्या होगा? प्रतिरोध हो गया। तो भी आई को धक्का दे रहा है और आर आई को रोक रहा है। इसका मतलब इन तीनों में आपस में कोई ना कोई संबंध है। एक बार पुनः समझ लीजिए कि किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसको हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो विरोध कौन करता है? प्रतिरोध करता है। किसका? आई का। तो आई का विरोध आर कर रहा है, लेकिन फिर भी आई बह के चला जा रहा है, धारा बह रहा है। इसका मतलब आई को भी पीछे से सपोर्ट कोई करने वाला कोई है, तो वो कौन है? विभव है। विभव आई को धक्का देता है, आई धारा आगे बढ़ता है और हल्का फुल्का आर उसको क्या करता है? रोकने का प्रयास करता है। इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब ये होता है अवरोध। तो भी, आई और आर में एक संबंध होता है। भी, आई और आर में क्या होता है? एक संबंध होता है। और उस संबंध को ओम ने सबसे पहले बताया था, इसलिए उसको हम कहते हैं ओम का नियम। ध्यान दीजिएगा, इस संबंध को किसने बताया था? ओम ने बताया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, ओम का जो नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक चालक तार है, चालक तार में धारा कौन बह रहा है? आई। इसको प्रवाहित कौन करा रहा है? भी। इसको रोक कौन रहा है? आर। अब ध्यान से समझना है। अब ओम ने बताया कि इस चालक तार की अगर लंबाई न बढ़े, इसका आयतन न बढ़े, इसका तापमान न बढ़े, मतलब कि इस चालक तार में किसी भी प्रकार का भौतिक परिवर्तन न हो, ताप विशेष तौर से, यदि इस चालक तार में कोई भौतिक परिवर्तन न हो तो इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा आई है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा आई है वो इसमें जो वोल्टेज लगाया गया है, विभव लगाया गया है, उसके समानुपाती होता है। मतलब कि भी समानुपाती आई। मैंने इसके कहने का मतलब है, देखिए आई को कौन धक्का दे रहा है? धारा को कौन धक्का दे रहा है? विभव धक्का दे रहा है। उसको रोक कौन रहा है? आर। बहुत सिंपल है, आई को धक्का दे रहा है कौन? भी। रोक कौन रहा है? आर। तो आर को फिलहाल छोड़ दीजिए, आई को धक्का देने वाला कौन है? भी। तो बताइए, आई को धक्का देने वाला भी है, अब भी को अगर हम बढ़ा दें तो क्या आई नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आई को धक्का देने वाला कौन है? भी है। आई को आगे बढ़ाने वाला कौन है? भी है। तो जब हम भी को बढ़ाएंगे तो आई स्वतः क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी को ओम ने एक रिलेशन बना दिया, कहा भी समानुपाती आई। मैंने किसी चालक तार में जो प्रवाहित धारा है वह उसके सिरों पर जो वोल्टेज लगा है, यहाँ पर जो वोल्टेज लग रहा है, भी लग रहा है, उसी का क्या होता है? समानुपाती होता है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक आता है। नियतांक कौन आता है? आर। वही आर क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पर ओम का नियम हो जाता है भी इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ से आप आर का सूत्र बनाते हैं, आर, तो हो जाता है भी बाई आई। यही क्या है? ओम का नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th के फिजिक्स में लगभग हर साल पूछा जाता है। ध्यान समझिएगा, आई को धक्का देता है भी, रोकता कौन है? आर। तो यहाँ से बहुत सिंपल लॉजिक है कि आई को धक्का देने वाला भी है, तो अगर हम भी को बढ़ा दें, तो आई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसी पर ओम ने बताया, ओम ने कहा कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है
वो किसके समानुपाती होता है, तो उसमें उसके सिरों पर जो लगे विभव होता है उसके समानुपाती होता है, मतलब भी समानुपाती क्या होता है I, और जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटता है नियतांक क्या होता है R, तो R यहाँ पर नियतांक है और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का फार्मूला अगर बना दे तो इस I को भेज देंगे आप नीचे, और I को जैसे नीचे भेजेंगे तो V बटे क्या हो जाएगा I। इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है, देखिए इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ओम के नियम को एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर कौन भी, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर कौन भी, तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा I, इसका जो अनुपात होता है वो नियत होता है, और उसी नियत अनुपात को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक पहला तरीका क्या है कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वह नियत होता है, और R = V/I। अगर यहाँ से हम लोग R का जो है मात्रक बनाएं तो V का मात्रक होता है वोल्ट प्रति, I का होता है एम्पियर, तो जो प्रतिरोध है उसका मात्रक हो जाता है वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन वोल्ट प्रति एम्पियर ना लिख के इसको ओम लिखा जाता है, क्योंकि इसको ओम ने सबसे पहले डिफाइन किया था, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैद्युत प्रतिरोध का बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब हम देखते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किसी चालक तार का जो तार मान लीजिए, तार का जो प्रतिरोध है या प्रतिरोध किन किन कारणों से प्रभावित होता है, माने प्रतिरोध जो है किन किन कारणों से परिवर्तित होता है, बदलता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं, मतलब कि 4 कारणों से किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि चालक तार है और इस समय इसका प्रतिरोध नापा गया तो कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि इसका प्रतिरोध आ गया 10 ओम, ठीक, यह ओम का सिंबल है 10 ओम, और इसको हम गर्म कर दिए, तो गर्म कर देंगे तो इसका प्रतिरोध क्या जगह बदल जाएगा, तो प्रतिरोध हो सकता है कि 15 ओम चाहे 20 ओम आ जाए। तो ठीक उसी प्रकार आखिर वो कौन कौन से कारण है जिस कारणों से इसका प्रतिरोध क्या होता है, बदल जाता है, इसी को हमको समझना है। तो किसी भी चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो 4 मुख्य कारण है, और 4 मुख्य कारण में जो सबसे पहला है वो है चालक तार की लंबाई। यदि आप किसी चालक तार की लंबाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पहला क्या है, तार की लंबाई, तार की लंबाई। किसी भी चालक, मान लीजिए चालक तार की लंबाई कितना है, L मान लेते हैं, तो किसी भी चालक तार की लंबाई को यदि आप बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यदि प्रतिरोध हम मान लेते हैं कि R है, R, तो जो प्रतिरोध R होता है ना वो लंबाई के समानुपाती होता है, माने जितना ही ज़्यादा लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा R क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है तार की मोटाई। मोटाई मतलब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार की मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हम दिखाते हैं A से। अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि जो चालक तार का प्रतिरोध R है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध कितना मान लेते हैं, R है, तब उस चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माने मोटाई है, तो चालक तार की मोटाई जितनी बढ़ाएंगे ना उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, घटेगा। माने एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होता है, घटता है। तो हम कह सकते हैं कि R समानुपाती 1/A। इसको समीकरण 2 समझ लीजिए, मतलब कि चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटाएंगे
तब प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। लेकिन गांव में लोग क्या समझते हैं, उल्टा समझ जाते हैं। इनको लगता है कि पतला तार ज़्यादा पावर लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। पतला तार जो है लगता है कि कम पावर लेता है, जबकि वास्तविकता यह है कि पतला तार ज़्यादा पावर लेता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। पतले तार में एक कम होता है और एक कम होगा तो आर बढ़ेगा, आर माने प्रतिरोध, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो बिजली को प्रवाहित होने में, धारा को प्रवाहित होने में रुकावट ज़्यादा होगा, और जो रुकावट ज़्यादा होगा तो जो है बिजली जो है व्यर्थ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो एक तरह से कह सकते हैं कि व्युत्क्रम अनुपाती होता है किसके, प्रतिरोध के। मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। तीसरा है तार की प्रकृति। मतलब तार, जो चालक तार है वो किस पदार्थ का है, लोहा का है कि तांबा का है कि एल्युमिनियम का है कि चांदी का है या सोने का है, किस पदार्थ का तार है, उस पदार्थ पर भी आपका प्रतिरोध डिपेंड करता है। और चौथा है तापमान पर। अब तापमान पर कैसे प्रभावित करता है, आर समानुपाती टी। मतलब कि यदि आप किसी तार का तापमान बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो ये 4 फैक्टर हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले, ये 4 फैक्टर हैं। 4 फैक्टर कौन कौन से हैं, ध्यान से समझ लीजिए। तार की लंबाई, किसी भी चालक तार की लंबाई अगर हम बढ़ाते हैं तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी भी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, माने जब मोटाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। माने मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है। इसीलिए देखते हैं कि अधिकांश जो अच्छे बिजली के उपकरण है उसमें मोटे मोटे तार लगाए जाते हैं। आप देखे होंगे बैटरी का जो इन्वर्टर होता है तो इन्वर्टर से बैटरी को कनेक्ट करने के लिए मोटे मोटे तारों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और जब प्रतिरोध कम होगा तो जब विद्युत अच्छे से प्रवाहित होगा। प्रतिरोध मतलब क्या, रुकावट। तो जब रुकावट कम होगा तो धारा अच्छे से प्रवाहित होगा। तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो धारा के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। मतलब कि क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्षेत्रफल को घटा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उल्टा होता है। तार की प्रकृति का मतलब कि तार किस पदार्थ का है इस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि 1 मीटर का एल्युमिनियम का तार ले लीजिए, 1 मीटर का लोहे का तार ले लीजिए। आप सोचें कि दोनों बराबर है हर चीज़ में, तो दोनों का प्रतिरोध बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एल्युमिनियम है और एक क्या है, लोहा है। तो दोनों जो पदार्थ है वो अलग अलग है, इसलिए इनका प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वही कहा गया है तार की प्रकृति पर। और तीसरा है तापमान पर। जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये 4 फैक्टर हैं, मतलब ये चारों फैक्टर प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। अगर शुरुआत के 2 कारणों को लिया जाए, समीकरण 1 तथा 2 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से अगर दोनों को मिला दें तो ये हो जाएगा R समानुपाती L इंटू 1/A। समीकरण 1 और 2 को हम मिला रहे हैं तो R समानुपाती L इंटू 1/A। अगर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, नियतांक आएगा रो और L इंटू 1/A, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे उस चालक का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जो भी चालक तार है उसका हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध का अगर हम फार्मूला बना दें, फार्मूला मतलब रो को यहाँ पर हम निकालें तो L A चला जाएगा ऊपर, मतलब R के साथ A चलाएगा, L चलाएगा नीचे, तो फार्मूला बन जाएगा रो इक्वल टू RA/L। ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला बन गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर इसके मात्रक की बात करें तो R का मात्रक होता है ओम, A क्षेत्रफल है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, नीचे L लंबाई है, इसका मात्रक होता है मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो इसका आ गया ओम मीटर। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।